चाहिए। प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने कालाधन रखने वालों पर जो बमबारी की है वो किसी अंदरूनी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। 1 अरब 20 करोड़ देशवासियों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कतार में खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया जो कालाधन रखता हो और देश को आयकर न देकर देश के साथ धोखा करता हो। ये गाज गिरी तो सिर्फ और सिर्फ उस आम आदमी पर जो कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे बचाकर अपना और अपने परिवार का पालन करता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का नोट की चोट पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका चौबीसा। दोस्तों, जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक घोषणा की, उसके बाद पूरा का पूरा देश झकझोर कर रह गया। आम आदमी जो आज इतना परेशान है कि उसे अपने बच्चों की गुल्लक तक तोड़नी पड़ गई, उसके पास रोजमर्रा के कामों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। जी हाँ, इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम जयश्री जी, साथ ही हमारे साथ हैं लोकेश जी कुमावत, हमारे साथ हैं दिनेश जी श्रीवाली कांग्रेस पार्टी से, और साथ ही हमारे साथ हैं मुकेश जी जनवा, टाइटेनियम एजुकेशन के संचालक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगी मैडम। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। ऑब्वियसली जैसे ही हम किसी गेस्ट के यहाँ बैठे हुए थे, टीवी पे भाषण सुना, नोट बंद है, तो सबसे पहला विचार ये आया कि हाँ चलो ये बहुत अच्छा कदम है। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था, देश की अगर आर्थिक नीति को समझे तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन हमें इसके साथ धीरे धीरे 10 दिन गुजर चुके हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि हमको सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बोलते हैं ना, तो हमें दूसरा पक्ष भी सोचना चाहिए। जैसे मेरी समझ में आता है कि 3 तर्क दिए जा रहे हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन से कालाधन ख़त्म होगा। देन सेकंड चीज़ आ रही है कि जितना भी विदेश में नकली नोट है उसका व्यापार बंद हो जाएगा। और तीसरा ये है कि ये जो चीज़ आतंकवाद का कम होगा इस तरीके से। लेकिन ये 10 दिन के अंदर मैंने जो देखा, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये तीनों चीज़ें कहीं पे भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो फिर भी हम एक इसको अच्छा प्रयास मान के एक आशा करते हैं शायद कुछ तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ें। तो अभी हम इस वक्त तो मैं यही कह सकती हूँ कि हमें 3 महीने तो देखना चाहिए क्या होता है। तो किसी सर, आप भी अपनी पहली प्रतिक्रिया इस पे दीजिए। फीलिंग जैसा आप बोल रहे हैं कि गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं, अमीर लोग लाइन में नज़र नहीं आते हैं। तो आप खुद एक समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं, आप खुद हर चैनल पर देख सकते हैं कि कितने % लोग इस फैसले से खुश हैं। तो मोर देन 80% लोग, जो गरीब लोग आप बोलते हो लाइन में लगे हुए हैं, वो भी इस फैसले से खुश है। तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, वो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद, जिसने इस ज्वलंत समस्या को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी लगभग 8 सवा 8 बजे कि रात को 12 बजे के बाद में भारतीय करेंसी जो 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वो कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे, उस पे ही मुझे एतराज़ है। क्योंकि तब तक वो भारतीय करेंसी थी, उसका अपमान आप नहीं कर सकते हैं, और कर दिया अपमान क्योंकि आप प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो उसके बाद में आज दिन तक उन नोटों को क्यों चलाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि न तो आपकी सुनी जा रही है, आपने बिना तैयारी के ये फैसला, फरमान, तुगलती आदेश जारी कर दिया, और उसके परिणाम स्वरूप आपको जब जब ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ये गलत किया है, तो उसके परिणाम स्वरूप आप धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करते रह रहे हैं। दूसरा, मेरा लोकेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि 80% 90% लोग, भाई साहब ये तो टीवियाँ है, टीवी चाहेगी जो दिखाएगी। भाजपा कार्यालय वेस्ट बंगाल 8 तारीख को पैसे जमा कराता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रथम जो 3 माही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के ये 2-3 मई जो है, इनमें किन किन के खातों में ऐसे पैसे जमा हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जितना ब्लैक धन था, काला धन था,
आज ये भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं, काला धन का नाम ले रहे हैं, आतंकवाद का नाम ले रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कौन नहीं है देश में? हर आदमी आतंकवाद के खिलाफ है। सर हम भ्रष्टाचार आतंकवाद पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुकेश जी से पहली प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। तो मेरा ये है कि ये आदेश ही गलत है, आम जनता परेशान है और इसको तुरंत प्रभाव से कुछ करेक्शन के साथ वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। हम लोग भी हमारे इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की कई सारे चर्चाएं करते रहते हैं और कहीं न कहीं जब निष्कर्ष निकल के आता है परेशानी आएगी। जब शुरू में ये अनाउंसमेंट हुआ तो एक समय तो 1 घंटे तक तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि माय गॉड ऐसा भी हो सकता है। किसी ने हम यहाँ बैठे इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा ऑप्शन भी कभी आ सकता है। इवन कहीं स्कूल की लाइफ में हमने सुना था डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण भी एक ऑप्शन होता है, एक्चुअल में पढ़ा करते थे पहले। लेकिन ऑप्शन निकल के आया। शुरू में एक शॉक लगा, कई सारी प्रतिक्रियाएं देखी। मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूं उससे पहले पब्लिक की प्रतिक्रिया भी देखी सोशल मीडिया पर। सब ने अपने अपने व्यूज़ रखे। हाँ, लेकिन ये बात साफ है कि जो गरीब हैं दुख देखकर भी वो कह रहा है कि नहीं अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। ये एक एनर्जी देती है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी बात, अगर आप मेरी राय जाने तो मैं अभी भी इसको गहराई से आकलन कर रहा हूँ। समस्याएं निश्चित तौर पर आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने पहले इस बात को क्लियर किया था कि हाँ ये ऑप्शन इतना आसान नहीं है। इतने कड़े कदम उठाने की से पहले मैंने कई बार सोचा है तो निश्चित तौर पे उनके पास समाधान भी होंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी लोगों की प्रतिक्रिया को जज कर रहा हूं, देख रहा हूं। धन्यवाद। मुकेश जी, सिर्फ आम आदमी ही लाइन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास व्यक्ति अभी तक लाइन में नजर नहीं आया, उस पर क्या कहना है? इसके पीछे अगर आप मुझसे पूछें तो कई सारे कारण हैं। अगर मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूं, हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के बैंक में अकाउंट है, बाकायदा हमारे बैंक में पैसे रहते हैं, हम प्लास्टिक कार्ड यूज़ करते हैं, हम हैबिचुअल है। तो जब हम हैबिचुअल है तो हम स्वैपिंग कार्ड से हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी अभी इन चीज़ों का हैबिचुअल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक टाइम, अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा आम आदमी को धीरे धीरे हैबिचुअल होने में। जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो अब पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे उस प्लास्टिक कार्ड के हैबिचुअल होंगे। लेकिन ये बात सच है कि अभी मैक्सिमम है वो आम आदमी ही लाइन में लगा हुआ है। जी दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी ही लाइन में है, कोई खास व्यक्ति, कोई डॉक्टर, इंजीनियर अभी तक लाइन में नहीं दिखाई दिया? कोई एमएलए एमपी दिखाई नहीं दिया, कोई पार्षद दिखाई नहीं दिया, हमारा राहुल गांधी कोई खास। यूं तो मोदी जी की माता जी भी दिखाई दी थी, उनसे बिल्कुल 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 आप करो जो संदेश, हम करें जो राजनीति। तो भाई साहब, मैडम हमारा ये कहना है कि इससे आम आदमी परेशान हो रहा है, आम आदमी दुखी है। नेता एक भी पैसे लेने नहीं गया है। हमारे पास में भी हमारे बड़े भाई बेटे हैं, लोकेश जी खुद ही नहीं गए हैं। मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 10 दिन से एक ऐसे काम चला रहे हैं अपना, क्या इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है? आम आदमी, गरीब आदमी लाइन में लग करके अपने 1000-2000 रुपये ला रहा है। भाजपा के उन नेताओं को, कौन भाजपा का नेता लग रहा है? किस आज दिन तक किस लाइन में लगा हुआ है वो? उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ से करेंसी ला रहे हैं? उनके पास पहले से करेंसी है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, अखबारों की कटिंग है कि ये इनके पास पहले से पैसे मौजूद है, पहले से पैसे आ चुके हैं। पंजाब के जो बड़े नेता हैं उनके पास 2-2 हज़ार की गिड्डियाँ मिली है और कई नेताओं के पास में है। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आम जनता को परेशान करने के लिए दिया है। आम जनता के अलावा कोई भी लाइन में नहीं लग रहा है। तो उन लोगों की मेरा बुनियादी सवाल है लोकेश जी भाई साहब आपसे कि आप लोग अपना पिछला 10 दिन से खर्चा कैसे निर्वहन कर रहे हैं, ये मुझे बताएं। देखिए, अगर इनको लगता है कि मैं ब्लैक मनी का होल्डर हूँ और मेरा जो फेस रीडिंग जो आप लोग पब्लिक भी जज कर रही है, मैं अति प्रसन्न हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय 100% सही निर्णय है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सरकार मेरे खिलाफ गलत एक्शन लेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ गलत एक्शन लेगा और लेना भी चाहिए। अगर मेरे भाई बोलते हैं कि मैं एक व्यापारी आदमी और मैंने अपना खर्चा कैसे चला रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब हम ये 100, 50 और 10-10 के नोट इकट्ठे होते हैं तो मेरे घर पे अभी भी मैं सोचता हूँ कि शायद 10, 12, 15 हज़ार अभी भी पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े होंगे मेरे पास 1000-500 रुपये। तो वो लोग हम छोटी बचत करते रहते हैं, तो उनसे हम हमारा काम चला रहे हैं। मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे बैंक से भी एक पैसा ना तो विड्रॉल किया है मैंने और ना अभी तक बैंक में मैंने कोई 1 रुपया जमा कराया है। ऐसा नहीं है। दुखी वो होगा जिसने गलती की है, जिसने टैक्स चोरी किया है वो दुखी होंगे, बाकी दुखी होने की बात ही नहीं। और जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात आ रही है तो देश को आज़ाद करने के लिए हमारे हर तरह के, हर तबके के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या हम राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकते? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग नौटंकी क्यों करते हैं। यार प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या ये गलत है?
ठीक है, गरीब आदमी है, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि ठीक है 2 दिन कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, सब व्यवस्था सेट हो जाएगी। लेकिन हाहाकार किन लोगों में मचा हुआ है? जिनके पास अनलिमिटेड ब्लैक करेंसी पड़ी हुई है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, और उनको होना भी चाहिए। वो जुगाड़ में बैठे हुए हैं, हम कैसे इस ब्लैक मनी को वाइट करें, कैसे ब्लैक मनी को वाइट करें, जुगाड़ी लोग वो हैं। और गरीब लोग भी कोई लाइन में लगा हुआ नहीं है। ठीक है, देखो आप 3-4 दिन को लाइनें कितनी कम हो चुकी है। मैं अभी आपको परसों का वाकया बताता हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम लगभग साल भर चलता है। तो अभी कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ी, तो मैं साइफन चौराहे पे गया, जहाँ से फुटकर लेबर लेके आते हैं हम लोग डेली बेसिस पे। तो मुझे मेरे एम्प्लॉय ने बताया कि सर वो तो 350 रुपये ले रहे हैं। मैंने कहा 300 रुपये उसका रेट है, 350 कैसे ले रहा है? ना अभी कोई त्यौहार का सीजन है, ना गौरी का सीजन है, ये रेट एकदम कैसे बढ़ गया? मैंने खुद वहाँ जाकर देखा, ऐसा क्या है? तो वहाँ लोग 10-10, 20-20 लोगों को ऑटो में भर के ले जा रहे हैं। मैंने कहा यार क्या है, कुछ हो सकता है कहीं कशन चल रहा हो। लेकिन जब मैंने उसका गहरे से पता किया, और बाद में मीडिया में भी वायरल हुआ ये कि लोग उनको 350 रुपये दे के और लाइन में बढ़ा रहे थे, तो ये पैसे वालों द्वारा फैलाई गई ये लंबी कतारें हैं। अभी देखो आप लाइनें बिल्कुल कम हो चुकी है सिस्टम से। बहुत आदर्श की बातें बोली उन्होंने। अगर सही में ऐसा है तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई में हम देख रहे हैं क्या ये सच है? क्योंकि ये सिर्फ अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि इंटेंशन जो सबसे मेन चीज़ होती है, इंसान का इंटेंशन, अगर मोदी जी ने अच्छे इंटेंशन से ये काम किया है तो सारी ताकतें उनके हाथ में रहेगी। लेकिन 10 दिनों से जो चीज़ें देखने में आ रही है उसमें महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन है, आम आदमी को परेशान करने का इंटेंशन है। क्योंकि आज मुझे मालूम है मेरे पास एक भी काला धन नहीं है, तो मैं बड़े हक से चल सकती हूँ, और परेशानी मुझे भी हो रही है। मैं कल से 2000 रुपये लेके घूम रही हूँ, लेकिन चेंज नहीं हो पा रहे हैं। मुझे ऑफिस जाना है, मैं बैंक में लाइन में नहीं रख सकती। मैं क्यों लगूँ लाइन में? अपनी लाइन में मेरे हक का पैसा है, मेरी मेहनत की कमाई है। तो बोलना बहुत आसान है सब तरीके से, लेकिन मेरा स्पेशली यही क्वेश्चन है। 500-1000 रुपये का नोट बंद किया, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सेकंड चीज़, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये 2000 का नोट मार्केट में प्रचलन का कि क्या दिखाना चाहते हैं हम? जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने जो अर्थशास्त्र में पढ़ा है, अगर किसी देश में बड़ी मुद्रा का प्रचलन होता है तो कहीं ना कहीं उस देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। तो पूरा देश अभी एक लाइन में खड़ा है, तो क्या इस जो मोदी जी का जो डिसीजन था, इसे सही तरीके से मैनेज किया जा सकता था? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता था। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो इसे बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते थे। मेरा डे 1 से ये क्वेश्चन था, जब विपक्ष पार्टी और एक बच्चे को मालूम है कि काला धन किसके पास है, हम क्यों नहीं 1-2 लोगों को पकड़ के एग्जाम्पल सेट करके बताते? तो हमारा देश, भारत स्पेशली इस टाइप का देश है जो बचत करने में विश्वास करता है, बहुत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। आज मैं देख रही हूँ ना, गाँव के लोगों को डरा के जो चाहे आप बुलवा सकते हो, तो बहुत अच्छे लोग हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंशन की चीज़ है। अगर मोदी जी सबको साथ में लेके चलते, एक बहुत बड़ा नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, शायद अगर ये करते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। मैं तो और ये पूछना चाहूँगी कि इतने लोगों की जो 55 का आंकड़ा आ रहा है, सच्चाई क्या है वो तो गॉड नोज, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि उनमें तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि काला धन था उनके पास, या उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, या कोई उन्होंने आतंकवादियों की हेल्प करी हो। जो ये 3 मुद्दे हैं जिस पे मुद्रा का विनिमय हुआ है। तो दिनेश जी सर, क्या वाकई इसको सही तरह से मैनेज किया जा सकता था? मैडम, ये आर्थिक आपातकाल है। देश में मोदी जी एक नए तरीके का आपातकाल लाए हैं, ये आपातकाल है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ रुपए पुरानी करेंसी की रेट है और हजारों करोड़ रुपए नए करेंसी को बनाने की रेट है। ये जनता के ऊपर भार आएगा, इसका वहन कौन करेगा? क्या देश में सब भ्रष्ट थे? क्या आपके पास विजिलेंस नहीं है, CID नहीं है, CBI नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है? उनके मार्फत आपने भ्रष्ट लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों सब पूरे देश में लोगों को भ्रष्ट घोषित कर दिया? आज जो लाइन में लगे हुए हैं पैसे लेने के लिए, वो भ्रष्ट लोग हैं क्या? आज जिनके घर पे शादियां हो रही है, जिनके घर पे बीमार है, जिनके घर पे डेथ हो रही है, क्या उन लोगों की
सुविधाओं को सरकार को कोई ध्यान नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? आम झाड़ोल और कोटड़ा का आदमी क्या करेगा? जहाँ बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, उसके पास बचत पड़ी है। हर महिलाओं के पास में, आपने भी घर पे हर महिला कोई न कोई बचत करती है। वो बचत आज कहाँ ले जावे? आपने 2.5 लाख की सीमा कर ली, आपने 3 लाख बचत कर रखी है, तो कौन देगा उनका इनकम टैक्स? और फिर उसको डरा रहे हो आप कि 200% पेनल्टी लगेगी, इतनी ये लगेगी, जेल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये देश में आप क्या शो करना चाह रहे हो? ये आपातकाल नहीं है क्या? ये आर्थिक आपातकाल है मैडम। और सीधा से सर है ना, स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है। स्वतंत्र, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वतंत्रता का अधिकार। आज मेरा पैसा है और तय आप करेंगे कि मैं कब लूँगा, कितने लूँगा, 2,000 लूँगा, 4,500 लूँगा, एटीएम से लूँगा, बैंक से लूँगा, चेक से। ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को जब देश की जनता ने वोट दिया था तब ये अधिकार नहीं दिया था कि आप हमारे माई बाप नहीं हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सेवा करो इस देश की। इस देश में हमारे पैसे का उपयोग हम हमारी इच्छा होगी जैसे करेंगे। आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके पास दूसरी विजिलेंस एजेंसियाँ हैं, उनके माध्यम से अगर हम भ्रष्ट हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। और बार बार ये कहते हैं कांग्रेस के नेता। मैं एक क्वेश्चन पूछता, आपकी सरकार आए 2.5 साल हो गए, किस कांग्रेस के नेता के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई कर ली? कौन सा पैसा निकाल दिया? कौन सा उसने गड़बड़ जला कर रखा था? देश आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को कुछ न कुछ दिया है। लेने की बात आई, वो हमने कुछ ही नहीं लिया है। और ईमानदारी से देश की सेवा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज राष्ट्रवाद की नाम लेते हैं। हो सकता है कोई कह दे कल के राष्ट्रद्रोही है, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। सबसे ज़्यादा प्रेम का भारत का कोई भी देश के खिलाफ नहीं है। हर आदमी देश प्रेमी है, देश की सच्ची सेवा करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पैसे पे बैन लगा दें। कल तो कह देंगे आप आज सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मैडम, ऐसा चल रहा है कि आपकी अपनी पत्नियों के लिए चल रहा है सोशल मीडिया पे। मोदी जी कभी भी हो सकता है ये कि इन पे बैंड लगा दे हुए। इस प्रकार के जो माहौल और वातावरण खराब किया जा रहा है, उससे देश के लोगों को बचना चाहिए। और मोदी जी को जिस प्रकार से डिसीजन लिया है उसको इसमें संशोधन करके, बाकी एक भी इससे कोई काला धन वाला पकड़ में नहीं आने वाला है। काय को काला धन वाला पकड़ में आएगा? रोज दे रहे गंगा में पैसे बहाए, कितने किसी सर्विलेंस जाके 2-5 हज़ार बहा दिए होंगे। इस जो ये लागू किया है इससे देश पे आर्थिक भार पड़ेगा, जनता की महंगाई बढ़ेगी, एफडी की रेट। सर, तो किस तरह से इसे मैनेज किया जा सकता था? ये जो मोदी जी ने डिसीजन लिया, जो 8 नवंबर की रात को उन्होंने कहा, वो क्या पहले से डिसाइड करके और बहुत सही तरीके से मैनेज किया जा सकता था इसको, ताकि आम आदमी को या खासो आम को किसी को भी परेशानी ना हो? मैडम, बिल्कुल किया जा सकता था। इसके लिए पहले तैयारी करनी होती थी। इसके लिए पहले नोट छापने थे, सभी बैंकों में एटीएम पे पहुंचाया जाना था। सभी को देश में हजारों की संख्या में एटीएम है, वहां पर हमारी करेंसी पहुंच नहीं पाई है। इस वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी, बिल्कुल परेशानी है। दूसरी जो नोट छापे हैं उसमें भी कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है कि इस प्रकार के जो 2000 के नोट आपने क्यों छाटे? इससे तो ब्लैक मनी बढ़ेगी। कौन कहता? अर्थशास्त्र में मैडम गिरी, अर्थशास्त्र मैंने भी पढ़ा है। जब बड़े नोट जहाँ होंगे वहाँ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। किसी हालत में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी और देश जो जीडीपी की रेट है वो कम आने की पूरी संभावना उससे कम होगी, मंदी होगी और जितना व्यापारी वर्ग है वो सब गर्त की ओर जाएगा। जी बिल्कुल। मुकेश जी, आप बताइए कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता था? मैनेज से पहले हो गया जो हो गया, लेकिन उससे पहले मेरा ऐसा मानना है कि अभी वर्तमान स्थिति पर अगर हम थोड़ा प्रकाश डालें, 2 प्रकार की प्रॉब्लम। एक तो देश की प्रॉब्लम थी, काला धन, फेक करेंसी, उसके अलावा जो टेररिज्म है, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। एक तरफ देश की प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ गरीबों की प्रॉब्लम है जो लाइन में लगे हुए हैं। अब गरीबों की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होने वाली। एक तो वो लाइन में लगकर अपने आप सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग ए ह्यूमन, अगर हम जैसे बात करने की हमारी स्वतंत्रता है, हमारा कॉन्शियस अलाउ करता है, तो मेरा ऐसा भी मानना है कि हम कहीं न कहीं जाएं, उनके पास बैठें, उनकी मदद करें। हम लोगों के ग्रुप में कई सारी जगह ऐसा किया भी है, टोकन स्टार्ट किया, उनको लाइन से हटाया, टोकन दे के उनको अंदर भेज दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, टेंट लगा लिया। तो ये भी एक प्रकार का आई थिंक सपोर्ट है जो
बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द पार्टीज जाकर हम सब लोगों को करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक काफी लोगों का ये सा भी कहना है कि चाहे उन्हें कतार में लगना पड़े, लेकिन वो मोदी जी के इस फैसले से खुश हैं। जी, वो देखा जा रहा। मैंने क्या कहा, शुरू में मैंने इस बात को दोहराया था कि मैं अभी करीबी से देख रहा हूँ एक्चुअली में समस्याएं क्या निकल के आ रही है, और ये कोई काम पहले हुआ नहीं, तो हम लोग इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा। हाँ, ये देख सकते हैं मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट था फर्स्ट डे 8 तारीख को, उन्होंने पूरा रखा था उसमें कि ये समस्या आएगी, और कोशिश भी की गई। हाँ, 70-80% तक कोशिशें की गई, लेकिन हाँ, ये बात सच है कुछ लूप होल्स रहे हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं थी अगर पहले प्रिंट करते हैं। लेकिन कुछ तर्क ये भी सही है कि जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी था। तो कई सारी स्टेप्स पहले ली जा सकती थी, लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो इतने सारे लोगों के साथ उस समय डिस्कशन मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं था। तो संभावना तो थी, लेकिन वो डिस्कशन मुमकिन नहीं था, तो शायद वो पॉसिबल भी नहीं हो। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा अभी मैडम ने बताया था कि ये मेरा पैसा है, मेरे को सर्विस पे जाना है, मैं लाइन में क्यों लगूं। देखिए मैडम, आप कोई चीज़ बताऊं, मैं आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्यों करूं। तो मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र हित की बात नहीं होगी, राष्ट्र के बारे में सोचने वाला मुद्दा नहीं होगा। मैं देश के लिए क्या करूँ, भावना ये होनी चाहिए कि ठीक है, मैं आज एक दिन का अपना ऑप्शन रखती हूँ, अपना या ऑप्शन रख के, और मैं अपने लाइन में लगता हूँ, मैं मुझे जितना ज़रूरत है उतना पैसा निकाल लेता हूँ और इस व्यवस्था को बना के रखता हूँ। जैसा नहीं, हमने नहीं, देश जिसको पब्लिक ने चुना है, जिसको भारतवर्ष ने चुना है, व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है, उस पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप नहीं, जिसको दे नहीं, तो आप क्या चाहते। दिनेश भाई साहब, एक चीज बताइए आप मुझे कि यार कोई भी चीज़, जैसे हम लोग इनकम टैक्स वाले सपोज कीजिए आप रेड करने जा रहे हैं, इन्फॉर्म करेंगे भी मैं 4 दिन बाद में, और आपके जरूरी काम निपटा लेना ताकि हम आपके हमारे कार्य आराम से कर सकें। ऐसा नहीं होता। देखो, कुछ बातें गुप्त रखने की होती है, वो होती है। देखो, अपोजिशन है, समझ में आता है, अपोजिशन का पॉजिटिव पार्ट निभाना चाहिए, जो वास्तव में सही है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा तारीफ नहीं कर सके तो कम से कम ऐसा अननेसेसरी बवाल तो खड़ा नहीं करें। हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, अब चलो ठीक, टीवी चैनल भी है, तो जहाँ राहुल जी जा रहे हैं वहाँ मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जहाँ केजरीवाल जी जा रहे हैं वहाँ केजरीवाल गो बैक, केजरीवाल गो बैक, मोदी जिंदाबाद। जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो इतने आक्रोशित है, खुश हैं। आप चलो, अगर आप कह रहे हैं कि छोटी, मैं आपकी चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी गई पब्लिक थी और लाइन में लगने वाली पब्लिक नहीं थी। इसका मतलब ये आपका कहना है कि जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका अपोजिशन कर रहे हैं। मतलब गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जाता है। गरीब लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं तो फिर उसमें आप लोगों को हाथ उठा करने की क्या जरूरत है। इसलिए देखो, जो देश में व्यवस्था चल रही है, हमें उसको, ठीक है, कुछ डिसीजन कड़क होते हैं, तकलीफ देते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन पब्लिक को कम से कम, चलो ठीक है, पब्लिक तो एकदम इमोशनल होकर अपना मत व्यक्त कर देती, मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, पब्लिक स्वतंत्र है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, देखो, आपकी पार्टी भी वर्षों से इस देश पे राज कर रही है, काफी पुराना अनुभव है, मैं सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रख के बताओ ये सही हुआ कि नहीं हुआ। मेरा फेस रीडिंग आप लोगों को बता रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने एक टीवी इंटरव्यू 9 तारीख को भी दिया था, तब भी आप मेरा फेस रीडिंग उस टीवी चैनल पे दे सकते हैं। और जब ये 9:30 बजे मैं और मेरी वाइफ जब टीवी देख रहे थे तो मेरे का मजा आ गया, यार ये गजब कर दिया इसने, क्योंकि हम लोग इसको तहे दिल से जान रहे। ठीक है, देखिए, अगर लोग 100% अगर लोग चोरी चकारी बेईमानी भ्रष्टाचार बंद कर दे तो सोने की चिड़िया भारत वैसे ही बन जाएगा। लेकिन हर युग में चोर भी थे, सिपाही भी थे, राजा भी थे, रंक भी थे। तो ये प्रभु द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है, इसमें भ्रष्टाचार आने वाले समय भी पॉसिबल है, होगा, रुकेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन उस पर एक अंकुश लगाने की दिशा में एक प्रॉपर वे में उठाया गया कदम है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ठीक है, अर्थव्यवस्था थोड़ी डावाडोल चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि कश्मीर में आतंकवाद को विराम लग गया, क्योंकि वो पैसा फंडिंग से होता था, उस पैसे का दुरुपयोग रुक गया। आप नक्सलियों का देखें, 7,500 करोड़ रुपए जो जमीन में दबा रखा था वो जमा हो गया। तो आतंकवाद पे भी एक तरह से बारी तरह से लगाम लगेगा। अब आतंकवाद वापस नए सिरे से शुरू होगा, तब नए रास्ते देखेंगे। माओवादियों के पास
आतंकवाद के लिए पैसा खत्म हो गया। ये देखिए, मैं कोई स्वयंभू देवता नहीं हूँ, जैसा हमें टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, जैसा हम अखबार में पढ़ते हैं, ये सारी प्रक्रिया है। तो मैं ये सोचता हूँ यार कि आप लोगों को भी समझना चाहिए देश हित में। चलो ठीक है, कालाबाजारी रुक रही है, एक अलग चीज़ है, भ्रष्टाचार एक अलग चीज़ है, आतंकवाद एक अलग मुद्दा। तो एक तीर से कितने निशाने हुए हैं आप और हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये अननेसेसरी हमें प्रोपोगेंडा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब देखो, जैसे राहुल जी गए थे, ठीक है, अगर उनके पास पैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कभी क्या लाइन में लगे क्या वो? नहीं लगे। और मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज मुझे आप बता दीजिए, राहुल गांधी जी कितने टाइम में पैसे लेके निकल गए, इसका जवाब दीजिए मुझे आप। राहुल कितने देर में पैसे नहीं, वो लेके पब्लिक की समस्या जानने के लिए गए थे वहाँ उन्होंने पे चेंज कि करा, उनको पब्लिक को कितना क्या टाइम लगा? तकलीफ हो रही है, उनको पब्लिक कितना को टाइम क्या लगा? तकलीफ हो रही है? वो जब से आए, मेरी जानकारी के हिसाब से जब से वो राहुल जी आए, उन्होंने पब्लिक से बात भी किया, लाइन में भी लगे, और मात्र 45 मिनट में वो अपना खुला पैसा लेके चले गए। तो कौन सी लाइन लग रही है यार, ये बताओ मेरे को। आप लाइन करते हो यार, टाइम से नंबर आ गया इनका। बिल्कुल। एक्चुअल में सर ये सारी राजनीति बातें हैं। आप बहुत सही कह रहे हैं कि हम अपने दिल से पूछें क्या ये सही हो रहा है क्या। हम सब जानते हैं काला धन किसके पास है। आज सुबह मेरे बेटे को बोला मैंने कि आपका क्या है यूं, उसने बहुत छोटी सी लाइन बोली कि मोदी जी 4 कदम आगे चल के 2 कदम पीछे आ गए। मतलब एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर ये लाइन बोलता है तो हम समझ नहीं सकते हैं काला धन किसके पास है। हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो और ये कहना चाहती हूँ कि चलो बहुत अच्छा डिसीजन है, आप लाइन में क्या, आप अंगारों पे भी चलाओ, हम चलने को तैयार हैं, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है क्या उससे महंगाई कम होगी, उससे गरीबी मिटेगी, उससे काला धन वापस आएगा, उससे जो हमारा एम था, अगर वो सारी चीज, हाँ बिल्कुल ये बात हमको समझनी चाहिए। हम यहाँ पे कितनी भी बहस करें, कितनी भी बातें करें, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपने भी बहुत सही बात बोला कि May 1 हर कार्य के लिए May 1, लेकिन सर यही बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम हमेशा दबते आए हैं। मुझे लगता है ना, आज मेरी इंसानियत का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम गरीब को देखते हैं, मैं खुद देखती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, लाइनें देखती हूँ, मुझे इतने मतलब शक्ल देख के दया आती है। यूँ होता है कि यार ये क्यों बेचारे लाइन में खड़े हैं। कहाँ मतलब एक इनका पॉइंट भी हमको लगता है क्या ये काला धन कर सकता है। इवन मैं तो यूँ को वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि मुद्रा का विनिमय क्या होता है, उनको मालूम नहीं है देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि इससे आतंकवाद क्या होता है। ऐसे लोग समझ पाएंगे कि नोट की करेंसी चेंज करने से हाँ देश में बहुत बड़ा आएगा। ये एक हास्यास्पद चीज़ें महसूस होती है। लोकेश जी सर, करेंसी चेंज करने से आतंकवाद और भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाएगा? देखिए, जैसे मैडम ने बताया था कि गरीब लोगों को कौन समझा, तो मेरा कहना ये है कि राजनीतिक पार्टियां देश की कोई भी हो, सबका दायित्व होता है कि सकारात्मक सोच के साथ कोई भी तर्क हो, उसकी विसंगतियाँ और अच्छी बातें लोगों में प्रॉपर वे में फैलाए। अगर इसको प्रॉपर वे में फैला के चलो आप रुको यार, 50 दिन का समय जितना भी जरूरत है उतना ले लो, तो लाइन इतना लंबा नहीं लगेगा। लोगों को समझाने वाला कौन है? नहीं, समझाने का तो काम है ही नहीं है। बस जो चीज़ समझ में आए वो बोल रहे हैं, जनता में हाहाकार मचवाना है। और ये माहौल बिगाड़ने से काम नहीं करना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करें। इतनी एनर्जी जो ये लोग, अरे मोदी बंद करो, 10 दिन हो गए, अब तो तुम्हारी रामायण बंद करो यार, शांति से लोगों को लाइन में लग के अपना काम कर लेने दो। और जो अपनी एनर्जी है, जो लोग जैसे मैडम ने बोला नहीं समझते हैं, ठीक है, आप माइक लेके जाओ, 2 अपने 4 कार्यकर्ताओं को लेके जाओ और वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें उनको एक्सप्लेन करो। घबराओ मत, मुद्रा हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगा। तो इससे माहौल, जो देश में माहौल थोड़ा सा अफरा तफरी का मचाया गया है, वो सेटल हो जाएगा। शांति रखनी चाहिए। सर आतंकवाद कैसे मिटेगा? इससे आतंकवाद पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी कहना है कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा, काला धन बाहर आ जाएगा, तो कैसे आएगा? सर आतंकवाद कैसे मिटेगा? इससे आतंकवाद पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबका कहना है कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा, काला धन बाहर आ जाएगा, तो कैसे आएगा? देखिए, काला धन तो बाहर आने की बात ये मैं बताता हूँ। फर्स्टली है कि अमीर लोग लाइन में इसलिए नहीं है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड, ऐसा काफ़ी तरह के कार्ड यूज़ कर लेते हैं। सेकेंडरी उनको क्रेडिट पे भी इसमें माल मिल जाता है, चलो ठीक है पैसे कर लेना, तो लोग जान पे उनका काम चलता था, इसलिए वजह वो लाइन में नहीं है। आप और हम भी समझ रहे हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं कि वो क्यों लाइन में नहीं आया। ये लोग, जो मैं सोचता हूँ, एक समझने वाली बात ये है, निम्न वर्ग इस डिसीजन से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, उच्च वर्ग नहीं प्रभावित होगा, और उससे भी ऊपर क्लास, वो भी, मतलब सिंपल सी बात है, मैं एक डेफिनेशन बोल देता हूँ कि जिसके पास
1-2 करोड़ रुपया भी अगर कुछ है तो वो अपने जुगाड़ से एडजस्ट कर लेगा, उसको तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे रास्ते निकल रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी घबराने की क्या जरूरत है यार। घबराएंगे वो लोग जिनके पास अनलिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए जिनका पड़ा हुआ है, और वास्तव में मोदी जी ने चोट भी उन्हीं लोगों पर की है। अपर मिडिल क्लास वाले इस चोट से साफ, मैडम अपर मिडिल, हाँ बिल्कुल आप बोलिए, एक दोस्त बताइए। नहीं, आप एक दोस्त बताइए, मेरी बात खत्म होनी चाहिए, प्लीज मेरी बात खत्म होनी चाहिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए आप। कि जो अपर मिडिल क्लास है, जिनके पास अरबों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया पड़ा, टेंशन उन लोगों की। और मोदी जी का टारगेट भी वो लोग थे, 2-4-5 करोड़ वाले मोदी जी का टारगेट नहीं थे कि ये इनको जीवन यापन के लिए जो समस्या है, जरूरी चीजें, चलो ठीक है ओके, तुम्हारा एडजस्टमेंट कर लो, तुम्हारा एडजस्टमेंट करो। तो 2.5 लाख काफी होता है ना यार, आप 2.5 लाख का टैक्स दिया नहीं दिया उनको, ये पूछो आप। अरे आपने चोरी से अगर रुपया एक भी जमा किया होगा तो उसकी खाल खींचनी चाहिए, मैं तो एक बात जानता हूँ। 2.5 लाख आपने एक नंबर का, अगर आपने, नहीं मेरी बात सुनो, अगर आपके हस्बैंड ने, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, आपके हस्बैंड के पास जो जेब से पैसा महिलाओं ने सुरक्षा के लिए या आने वाले समय के लिए सेव किया हुआ है, अगर वो इनकम उनके हस्बैंड द्वारा टैक्स पे की गई इनकम है और उसमें से उसकी है, तो उनको घबराने की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनो, ये एक पाबंदी है, 2.5 लाख तक जमा कर सकते हो, 2.5 लाख से ज्यादा आपने जमा करवाया है तो उस पर कार्रवाई होगी, तहकीकात होगी ना मेरी बात सुनो, उसे सजा नहीं होगी। अगर क्यों देंगे, अगर गलत होंगे तो देंगे, आप प्रूफ कर दोगे ये पैसा मेरा वाइट है, मेरे पति ने कमाया हुआ पैसा, इसका मेरे पति की तनख्वाह में से मैंने बचाया, कौन सा टैक्स लगता है मेरे को बता दो आप। अगर वो आपकी ब्लैक मनी हो तो उस पर 100% टैक्स लगेगा, और लगना चाहिए, मेरी पर्सनल राय भी है। सर एक बात कहना चाहूंगी, नोटिस आएंगे, उससे हर आदमी इतना ज्यादा परेशान होगा, इस लाइन से भी ज्यादा बड़ी लाइन इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में लगने वाली है। एक मिनट प्लीज मैडम, प्लीज देखिए, ये बताते हैं कि 31 मार्च के बाद में इनकम टैक्स के नोटिस आएंगे और लोग बहुत लाइन में लगेंगे। प्रैक्टिकल बात देखिए, आप समझने की बात है ना, मैं अननेसेसरी से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि हम हर कॉलोनी में गार्ड रखते हैं, जिसे होमगार्ड वाले गवर्नमेंट की तरफ से सीटी बजाते हैं, जागते रहो, तो मतलब ये टेरर होता है चोरों में कि यार मुझे होमगार्ड वाला के देख नहीं ले, भले वो पूरी गली में एक घूमता है, तो ये काले बाजारों में टेरर बिठाने के लिए तो पर्याप्त है, अच्छा होगा ना यार, इससे तो अच्छे नतीजे आएंगे। हाँ अरे यार, तो देखो बिना परेशानी, मैं परेशानी नहीं चलूंगा, मेरा देश महान बनना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल बोलो। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति जिसके पास है वो व्यक्ति परेशान होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, काले धन को कैसे मुक्त होगा भारत? मैडम, आतंकवाद समाप्त करने के लिए आज इंदिरा जी की 100वीं जन्मतिथि है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके जितना बड़ा दिल चाहिए, जब पाकिस्तान को एक बार इतनी बुरी कदर से और पीटें, अंदर घुस करके आतंकवाद ख़त्म करें, तो ये आतंकवाद ख़त्म हो सकता है, पैसे से ख़त्म नहीं हो सकता है। कि भारतीय करेंसी लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय करेंसी वहां पर थी और इस वजह से आतंकवाद वो पैसा देकर अपने ही लोगों से अपने ही देश को नुकसान करवा रहे थे। नहीं, कितना % लोग थे इतने, इसके लिए आपकी विजिलेंस कहाँ थी? कहाँ थे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहाँ थे आपकी CID? कहाँ थी आपकी CBI? ये लोग कहाँ थे? खाली 0.00001% के लिए पूरी 125 करोड़ जनसंख्या को आपने दाव पे लगा दिया। क्या इससे आतंकवाद खत्म होगा? 2.5 साल हो गए, एक के बदले 10 सिर लाने वाले कहाँ गए? उनको आज पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए, उनको पाकिस्तान को बताना चाहिए। और आज इंदिरा जी की जन्मतिथि पे उनको उससे वो लेने चाहिए, और उसकी ताकत से नीचे हो तो आज वह जावे और उनसे प्रेरणा लेकर के आवे कि पाकिस्तान को किस प्रकार से सबक सिखाना है, एक पाकिस्तान और बनाओ, उसके बाद में देखो कैसे आतंकवाद फैलता है। भ्रष्टाचार की बात करी थी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? 2000 का नोट आ गया, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा, कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? 2000 का नोट लिया है, 1000 का, और उनका सेक्रेटरी, अब सरकार की हालत देखो, वित्त मंत्री कह रहा है कि 1000 की नोट नहीं आएगी और सेक्रेटरी कह रहा है 1000 की नोट आएगी। आपकी सरकार के ये भी देखा जा रहा है कि लोग इसको एक बिजनेस के तौर पर उन्होंने बना लिया है। भाई आज आदमी के पास पैसा नहीं है, उसे 1000 के बदले वो 850 रुपए देकर 1000 का नोट लेकर एक बिजनेस बन गया है। बिल्कुल बिजनेस बन गया है। पंजाब का जो लीडर है संजीव कन्नौज, उसके पास 6 नवंबर को 2-2000 के नोट कहाँ से आए? क्या उसकी जांच करी? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? क्या विजिलेंस बिठाई? उसके खिलाफ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में आपने जो पैसे जमा कराए थे वो 1 नंबर में हो गए आपकी भाजपा कार्यालय के। अब वही लोग नोट बाहर आ रहे हैं। कौन कर रहा है? आज कांग्रेस ही कर रही है, दूसरी सरकार कर रही है, कोई IAS कर रहा है, RAS कर रहा है, कौन कर रहा है? ये लोग कौन नोट लेके आया है, कौन चेंज कर रहा है? इन सब की जांच होनी चाहिए। इन सब के चक्कर में आम जनता जो 85% लोग हैं वो नहीं पिसने चाहिए, ये मेरा मानना है। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद और भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त होगा भारत सिर्फ करेंसी चेंज करने? इसमें
जो मुद्दे पहले स्पेशली ब्लैक मनी जो हम सोच रहे थे स्विस बैंक में पड़ी हुई है, पहला जो पॉइंट है कि ब्लैक मनी निकाल के लाने में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेरा ऐसा मानना। दोनों गवर्नमेंट बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों का टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, शायद वो उनकी गवर्नमेंट लाने में कॉपरेट नहीं कर रही या कुछ भी प्रॉब्लम XYZ। तो ये एक तरीका था कि चलो करेंसी चेंज कर दिया, तो अगर इंडियन करेंसी की फॉर्म में पैसा वहाँ पड़ा होगा तो वो किसी काम का नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास अथाह कमरे भरे पड़े हैं, बोरे भरे पड़े हैं, वो एक हद तक शायद सेटलमेंट कर पाएंगे, वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो ये एक भ्रष्टाचार हटाने का एक तरीका, जो ब्लैक मनी है उसका तरीका है। भ्रष्टाचार तो देखिए कि किसी भी देश में आप ये कहोगे वो बिल्कुल ही फ्री है, मैं नहीं मानूंगा। अगर हम कोई भी पार्टी कह रही कि नहीं हम भ्रष्टाचार फ्री कर देंगे कंट्री, तो ये खाली कहने वाली बात है। कोई पार्टी फ्री नहीं कर सकती है, संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। लोगों के हर टाइप की दुनिया में कुदरत ने जो बनाया हुआ है, उस समय भी जब सतयुग त्रेतायुग थे उस समय भी अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, तो आज के ज़माने में सब है और पैसा सबको प्यारा होता है। दूसरी बात जो आपने मुझे कही थी आतंकवाद, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कई बार हम हमारे इंस्टीट्यूशन में टाइटेनियम संस्थान में भी कई सारे चर्चाएं हम लोग रखते हैं, उसमें ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि रीजंस क्या है आतंकवाद के, टेररिज्म के रीजंस क्या है। एब्सोल्युटली ये बात सच है कि बिना पैसे से कोई काम नहीं हो सकता है। अगर उसके लिए वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए, अगर उसके लिए खाने पीने की सुविधा, उससे पहले जितने टेरर कैंप है उसको मैनेज करना, उनको खिलाना पिलाना, प्लस शायद उनके परिवार वालों को भी कुछ पैसा पहुंचाते होंगे, तो इतना पैसा मेरे ख्याल से कोई देश अरेंज अपने लेवल पर नहीं कर सकता है। तो ये एक सोर्स था फेक करेंसी, तो वो फेक करेंसी जब कंट्रोल होगा, कहते हैं दाऊद का अपना टकसाल है, वहाँ पर कई सारी करेंसी प्रिंट होती हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है कि हाँ, लेकिन ये भी इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इस बात की क्या श्योरिटी कि वो नई टकसाल नहीं बनाएंगे। नए नोट्स के ऊपर भी टकसाल बना सकते हैं, वो नए प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं। तो कंट्रोल, एक टेम्पररी कंट्रोल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इशू है, नेक्स्ट जो डिस्कशन का कोर पॉइंट है कि आगे वापस ये समस्या शुरू से नहीं शुरू, ये समस्याएं तो थी, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समस्याएं दोनों गवर्नमेंट में थी, लेकिन आगे समस्या वापस नहीं आए, अगर चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। जी, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि सोइंग टाइम है, मैरिज टाइम है, तो लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही थी। ये देख के मोदी जी ने 2.5 लाख तक की छूट दी है एक व्यक्ति को जिसके घर में शादी है। तो क्या 2.5 लाख रुपए में एक शादी का होना आज के समय में पॉसिबल है? उससे पहले भी मेरा ऐसा मानना है, शादी से पहले मुझे ये महसूस हो गया है, जो लोगों को एक 500 और 1000 रुपए की जो लत पड़ गई थी, वास्तव में 100 रुपये और 50 रुपये की वैल्यू मुझे भी अब समझ में आई है। उससे पहले शायद हम लोग भूलने लग गए थे, वो तवज्जो देना ख़त्म कर दिया था। 50 पैसे, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। अभी जो गुजारा चल रहा है, मैम बता रहे थे गुलक फोड़ के खर्चा निकाल रहे हैं, ये बात सच है और चल रहा है। बट ये बात भी सच है कि किसी भी टाइम पे अगर बैन लगाते तो ऐसी कई सारी समस्याएं आना स्वाभाविक था, वो पहले से प्रिडिक्टेबल है। चाहे अभी लगाओ या 2 महीने बाद लगाओ, 6 महीने बाद, हॉस्पिटल से लेके जो भी समस्याएं बताई जा रही, वो समस्याएं हमेशा रहेगी। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, हर आदमी को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं भी हूँ तो मैं कोसता, ये प्रॉब्लम मुझे एक लगता हो भी सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या करें, किसी की शादी थी, सैनिक वहाँ पे था, कुछ दिन बाद शादी थी और शादी से पहले वो शहीद हो गया, ये कुदरत है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं हो सकता, लेकिन कर रहे हैं लोग, मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या 2.5 लाख रुपए आज के वक्त में एक शादी के लिए बहुत हैं? सर अब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो मोदी जी ने 2.5 लाख किए हैं, शायद उनको लगा होगा कि आम जनता के लिए 2.5 लाख शादी में खर्च करने के लिए पर्याप्त है, जबकि उनके जो मंत्री है वो 500 करोड़ रुपए 1 नंबर में खर्च करें, हजारों करोड़ रुपए 2 नंबर में करें, वो शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च करें, 500 करोड़ करेंगे चलेगा, पर आम आदमी की जब बात आती है तो वो 2.5 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। 2.5 लाख ये खाली कागजों में आदेश है मैडम। यहाँ किसी भी उदयपुर के किसी भी बैंक में 2.5 लाख रुपए किसी को नहीं दिया। आज नया आदेश निकाल दिया, कल आदेश निकाला था कि 2.5 लाख रुपए देंगे, आज आदेश निकाल दिया, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट साइन करेगा। अब वो शादी करने जाएगा या मजिस्ट्रेट को ढूंढता फिरेगा, उससे साइन कराएगा, बैंक वाला मना करेगा। 2.5 लाख करेंसी नहीं है मेरे पास, कहाँ तो उससे दूँ, जब प्रैक्टिकल जो चीज़ संभव नहीं है, बैंक के पास 2.5 लाख ही नहीं है, वो हर 2 घंटे में उसका केस खत्म हो रहा है, वो कह रहा है कल आएगा केस, कल आएगा। वो 2.5 लाख किसको देगा? 2-2 हज़ार रुपये देगा या 2.5 लाख रुपए देगा? और दूसरी बात, आज जो सीनियर सिटीजन को जो लाइन में लगाया, सबसे घटिया काम इस सरकार ने ये किया है। अभी मैं टीवी पे देख के आया हूँ, कई बुजुर्गों के पाँव दुख रहे हैं, किसी के घुटना खराब है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की बीपी है, किसी के कोई दूसरी बीमारी है, और वो लाइन में 2 हज़ार रुपये लेने के लिए खड़े।
ये कौन सा फरमान है? इससे कौन सा देश अच्छा होने वाला है? कौन सी भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, या और कोई हो जाएगा? आतंकवाद रोकना है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं अटैक कर रहे हो? मारो पाकिस्तान को, साले को बार बार की जो तकलीफ दे रहा है पिछले 2.5 सालों से, वो उसको दूर करने के लिए एक ही तरीका है जो आपने पहले घोषणा करी थी, एक के बदले 10 सीट लूंगा, एक के बदले 10 सीट छोड़ो, एक बार पाकिस्तान को अटैक करो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, हमारी सोनिया गांधी जी ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे हम उसमें साथ हैं आपके। आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी वो गतिविधियाँ करता है उसके खिलाफ है हम, किसी भी हद तक जाना पड़े तो उसके साथ में हम। क्यों ये डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्या कारण हो गया इनको? इतनी क्या मजबूरी हो गई? मोदी जी की बर्थडे विश करना जाना इतना मोदी जी को जाना इतना जरूरी था? मम्मी के लिए साड़ी और आम भेजना जरूरी था? इससे आतंकवाद ज़्यादा बढ़ा है। उन लोगों ने देखा ये प्रधानमंत्री ऐसा आया है कि पहले ही दिन से हमारी सेवा में लग गया है, इसको सेवा के बदले मेवा दो, और ये मेवा दिया उन्होंने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2.5 लाख रुपए एक शादी के लिए उपयुक्त हैं या नहीं? देखिए, हर परिवार स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना, या कुछ लोग सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। अधिकांश लोगों ने गरीबी से उठ के पैसा कमाया है, तो 2.5 लाख में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है? भाई आप अपने रिलेशन अच्छे होंगे, कुछ क्रेडिट हो सकती है, पेमेंट बाद में करेंगे, इस टाइप से भी मैनेज होता है। कुछ आपके पास बचा हुआ पैसा होगा, उसको बैंक में जमा करके 2.5 लाख रुपये आपको मिल रहा है, तो 2.5 लाख रुपये में शादी एक बार के लिए हो सकती है कि जैसे बैंड वाले का 10,000 रुपया है, उसको भी आपने टोकन वैसे भी 100% वो एडवांस लेता नहीं है, 2,000, 5,000, 2,100 रुपये लग लेता है, वो चल बाकी पेमेंट मुझे बाद में देना, ये पेमेंट पैसा पकड़ो बाकी पैसा बाद में देंगे। तो सब जने समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अभी मार्केट में पैसा नहीं है, तो ठीक है, अगर आपकी रेपुटेशन है तो मार्केट में आपको उधार मिल जाएगी, और आपने जीवन भर में रेपुटेशन नहीं कमाई, इज्जत नहीं कमाई है, तो आपको चवन्नी भी कोई उधार नहीं देगा। अगर आपका काम अधूरा लटका हुआ है तो मतलब आप लोग भ्रष्ट आदमी, आपकी रेपुटेशन मार्केट में नहीं है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। सिंपल सी बात है। हाँ, 2.5 लाख में खाली बीजेपी के लीडर के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, इतना अगर मैंने भी पढ़ा था, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शादी जो हुई है इतने भव्य स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे, जैसा मैंने सुना है कि शादी हुई है, तो वो कोई बंद कमरे में शादी नहीं हुई है, वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले की नॉलेज में शादी हुई है, सरकार की नॉलेज में शादी हुई है, उसके पैसे का हिसाब किताब, खर्च का लेन देन सब उसको देना पड़ेगा। आप लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? और उसने बंद कमरे में थोड़ी तिजोरियाँ फोड़ दी है, उसने सबके सामने जो काम किया है तो सबकी नजरें खुली हुई है, तो चोरी छुपे क्या काम किया है? अगर उसके पास कुछ एडजस्टमेंट होगा, उसने हो सकता है उधार के करवाया, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए खर्च किए हो, ज्यादा मित्य भी होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। डिक्लेयर किया कि 500 करोड़ से ज्यादा की शादी उसने स्वयं ने नहीं किया है अभी तक, तो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा ना, आप और हम क्यों परेशान हो रहे हैं? डिपार्टमेंट है, उसकी कार्रवाई करेगा। जब आपको मालूम है कि इनकम टैक्स वालों की नजर वहां पे है, तो फिर आप आए तो क्यों कर रहे हो यार? वो अपनी कार्रवाई करेंगे, उनको करने दो। ये क्या बात हो गई? जब इनकम टैक्स वाला है नहीं, ये क्या बात हो गई? तो बेखबर लेगा यार। 500, अरे यही तो बात कह रहा हूँ, जब मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स खबर लेगा, सीआईडी लेगी, सीबीआई लेगी, दूसरी विजिलेंस एजेंसियां वो खबर लेगी। आप मोदी जी ये डिसीजन क्यों कर रहे हो? भैया मुखिया आपके देखो, आज परिवार में मुखिया हमने किसी को बनाया है, तो बेटा अलग काम कर रहा है, बहू अलग काम कर रही है, सारे ठीक है, अपने अपने काम परिवार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन मुखिया का काम सबको नियंत्रित करने का होता है। एंड ऑफ द टाइम, लास्ट मोमेंट पे भी मुखिया का जो डिसीजन होता है वो मान्य होता है। जनता ने चुना है नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने अपने सर्कल से बैठ के सारे डिस्कशन के बाद में सोच समझ के और इस तरह का कोई डिसीजन लिया है, तो उसमें 100% देशभक्ति की भावना होगी। मुझे एक चीज़ बताइए आप, 30,000 करोड़ रुपए पुरानी जो वो थी अपनी 500,000 के नोट, उसकी कॉस्ट थी पुरानी करेंसी की। अब जो नई बनी है इसकी 65,000 रुपए कॉस्ट है। ये 1 लाख करोड़ रुपए पब्लिक के ऊपर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आप ये बताओ। आप खाली नोट ही नोट की बात कर रहे हो यार, काफ़ी सारे अटैक हुए इस पर। मैंने जिससे पहले भी बताया था कि खाली भ्रष्टाचार ही नहीं, वो सेकेंडरी चीज, जो आना होगा आएगा, जो होना होगा होगा। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो होना, परेशान होगा। मैं क्या करूँ? तो दिनेश जी, आप बताइए कि क्या बीजेपी इससे कोई फायदा लेना चाहती है? बीजेपी ने तो जितना फायदा लेना था वो 8 नवंबर से पहले ले चुकी है, अपने खातों में पैसे जमा करा चुकी है। इनके खुद के कोटा के विधायक भवानी जी राजावत ने, वीडियो वायरल हो रहा है चारों तरफ, वो कह रहे हैं अडानी और अंबानी को पहले सूचना दे दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा और हम लोग पिट गए। अब वो एडजस्ट करने में वहाँ बैठे हुए हैं।
ये बात सत्य है। देखिए तो दिखाऊं आपको, ये देखिए मेरी बात सुनिए, बनाया नहीं है। आपसे वो देख भी लेंगे, वायरल भी हुआ हो तो ऐसी बात नहीं है, सारा अपना अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है, करेगा, ठीक है ना। अगर उनको कोई सूचना है तो उन्होंने पैसा बैंक में ही जमा कराया होगा, वो पैसा गया का होगा, तो सर अपना अपना डिपार्टमेंट काम करेगा। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डिसीजन सही था या गलत था, ये जैसा मुझे बता रहे हैं, नहीं आपने मैं बता रहा हूँ। देखिए आप ये पॉइंट नोट कीजिए, आप याद रखिए, मैं बताऊंगा इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जनता का जितना पैसा है वो बैंक में जमा कराने दो, क्यों लिमिटेड रख रहे हो आप, क्यों डरा रहे हो बार बार के 2.5 लाख आप लगेंगे, ये नहीं करोगे, दूसरे आप में जमा नहीं कराओगे, ये आप अधूरी जानकारी लेके आए हैं। आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, आप 5 लाख रुपए जमा करा दो, चलो, आपको कौन मना करता है? आपको कौन मना करता है? करा के देखो। नहीं तो फिर बार बार क्यों 2.5 लाख आप जमा करो, 2.5 लाख तक जमा करा सकते हो लीगल वे में। अगर आपके पास ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी 5 लाख जमा करो ना, आप करा सकते हो। नहीं तो आप जमा करा के देखो, आपको किसने बोला नहीं करा सकते हो? यही तो बात कह रहे हैं, जनता को बार बार क्यों डरा रहे हो? जनता को तो आप कन्विंस करो ना, डरा तो आप लोग रहे हो। 2.5 लाख आप एक नंबर का पैसा, आप एक नंबर का पैसा 4 लाख रुपए के 5 लाख लेके जाओ, जमा करेगी कौन? रोज सरकार कहती है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं जमा करा सकते हो। अरे डरा आप रहे हो, तो मोटिवेट करो ना आप लोग यार कि 5 लाख जमा कराओ। अगर आपके पास ब्लैक मनी नहीं, व्हाइट मनी है, 5 लाख जमा कराओ। आप सरकार बोले कि जितना पैसा है सब जमा कराओ, क्यों? लिमिट क्यों? अगर आपके पास व्हाइट मनी है, जमा कराओ, बाकी रद्दी होगा। अगर आपके पास संपत्ति ज्यादा है, व्हाइट मनी है, आप जमा करा सकते हो मैडम। 2.5 लाख की कोई सीमा नहीं है आपके पास। 5 लाख भी अगर एक नंबर का जो रिपोर्ट प्रूफ होगा कि ये पैसा मेरा है, इस पे मैंने कोई काला धन नहीं है, मेरा ये कोई टैक्स बाकी नहीं है, आप 5 लाख जमा कराओ, कौन मना करता है? मैडम कुछ कहना चाह रही है, मैडम कुछ कहना चाह रही है। आपने वही प्रैक्टिकली हम धरातल पे आए। अगर इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है आम आदमी पे, तो एक नेता पे भी पड़ना चाहिए, एक अमीर आदमी पे भी पड़ना चाहिए। समझिए इस चीज़ को। आप जैसे आप मैडम बता रही हैं कि 2.5 लाख सफिशिएंट है क्या शादी के लिए? मैं तो बोलती हूँ कि हाँ, क्योंकि अभी इन्होंने कर ही ऐसा दिया है। मैं खुद दिन के 400-500 रुपये खर्च करती थी, आज सिर्फ 100 रुपये की सब्जी लेके जाती हूँ, फ्रूट्स लेके जाती हूँ। ठीक है, कटौती हुई है ना? तो ये कटौती जब हम आम इंसान कर सकते हैं तो नेता लोग क्यों नहीं? आज आप बता रहे हैं सही है, वो क्यों 5 करोड़ की शादी कर रहे हैं? वो 500 करोड़ की, वो भी तो 2.5 में कर सकते थे ना। शादी है, हम क्यों हमारा दिखावा कर रहे हैं? चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इन चीज़ों को हम रूट्स पे जाएं। अगर हम सिर्फ ब्लेमिंग करते रहेंगे, कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, वैसा किया, तो हम कहीं पे भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम बता रहे हैं, हम नागरिक का दायित्व है कि हम अंधभक्त की तरह नहीं रहे। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जहाँ पे जो चीज़ सच है उसको सच बोलिए, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हम अंधभक्ति में रहे तो हम पिछले सालों से आज तक हम हम सपना देख रहे हैं सोने की चिड़िया का, तो शायद और कितने बरसों लग जाएंगे इसी तरीके से। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी बिल्कुल आयरन मैन थी। उन्होंने जिस तरीके से कठोर कदम लिए, उस तरीके से अगर मोदी जी भी कठोर कदम लेंगे तो नो डाउट आज अगर हम पूरा परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोदी जी का हमारे देश में शासन है सही हाथ में है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमको सारे प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। हम बिल्कुल अंधभक्ति की तरह बिल्कुल जो भी कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे ना तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना राज किया ना, ये मोदी राज चालू हो जाएगा। हमें बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हर आम लोगों को सोचते हुए अपने आप को रख के सोच के देखना पड़ेगा। और ये शायद मुझे यूँ लगता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, थोड़ा सा हम पैसों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक की तरफ बढ़े तो हमें अपना प्रेम सद्भाव की भावना आ पाएगी। अदरवाइज हम सिर्फ एक दूसरों को तुमने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया, दैट इज़ नॉट अ रियल कंक्लूजन। और ये कोई सुझाव भी नहीं और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों को ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए, अंदर से हमको आना चाहिए क्या ये कदम सही है? क्या हम तो एक लेवल पे हैं। आज मुझे मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि न तो हमारे पास काला धन था और हम इस लेवल पे हैं कि हमको लाइनों पे खड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को एक गरीब इंसान समझ के देखो। गरीब शब्द मैं गलत यूज़ कर रही हूँ, शायद प्रॉपरली हमारा डिसीजन नहीं है किसी को गरीब बोलना, लेकिन जो इंसान निम्न वर्ग कह सकते हैं, निहत्ता, मेरे सबसे बढ़िया शब्द है निहत्ता, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपनी मेहनत कर सकता है। वो इंसान बिना किसी अपना कोई गलती किए
सज़ा भुगत रहा है एक तरीके से। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी प्रोस्पेक्ट्स को देख के करना चाहिए था। मैं कहूँ कि ना, एक एक बच्चा साथ देता अगर आपकी नीयत अच्छी होती, अगर आप सही में इंटेंशन से इसको करेंसी को चेंज करते तो सब लोग सपोर्ट करते। लेकिन मेरा वापस यही क्वेश्चन है जो अभी तक जवाब नहीं आया कि हमने 2000 का नोट क्यों निकाला, हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में आप मैडम अर्थशास्त्र भी बिलोंग करती हैं। हर देश की मुद्रा कभी भी बड़ी मुद्रा से छोटी मुद्रा की तरफ नहीं गई है। इतिहास गवाह है, किसी भी देश की मुद्रा में छोटी करेंसी का प्रचलन और बड़ी करेंसी का प्रचलन अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी होता है। 1000 रुपये का नोट बंद किया और 2000 नोट का चलन कर दिया, इससे भ्रष्टाचार कम होगा बढ़ेगा? देखो, जिसको भ्रष्टाचार करना है उसको 50 ग्राम 100 ग्राम ज़्यादा तोड़ना पड़े कम तोड़ना पड़े, वो तो करके रहेगा। ये दिस नॉट अ मैटर कि वो 1 गिड्डी ब्लैक मार्केटिंग करके बचा रहा है या 2 गिड्डी बचा रहा है। उसको अगर जो अरबों रुपए का जो ब्लैक मनी करते हैं, मैडम प्लीज़ आप, मैं पब्लिक को भी समझाना चाहूँगा कि 1000 का नोट बंद किया और 2000 के नोट से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? भ्रष्टाचार रुक जाए तो देश में सोचना ही क्या है यार, राजनेताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने घर जाओ मस्त रहो। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिशा में उठाया गया कदम है, अब ये बोलते हैं यार 2000 का नोट है साला, यार क्या है? ठीक है यार, जो 20 किलो हुआ तो उसको 15 किलो अवेड़ना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब ये है ना कि 15 किलो अवेड़ना पड़ेगा। जो अरबों खरबों रुपए का जो काम करते हैं उनका मशीनरी से काम होता है, उनके पास 1 कमरा 2 कमरा आधे कमरे की जगह में क्या फर्क पड़ता है? क्या डिस्कस करते हैं वैसा यार कि यार बड़ी करेंसी होगी तो उसको जगह कम लगेगी, कम जगह में वो बहुत सारा रुपया रख देगा। 100 स्क्वायर फीट में 100 करोड़ रखता था, अब 100 स्क्वायर फीट की जगह में वो 200 करोड़ रख देगा। हमारे केजरीवाल जी ने ऐसा बोला था। अरे तो क्या ये भ्रष्टाचार पर रोकने और नहीं रोकने की बात थोड़ी है क्या यार? ये उसको रखना कमरा कम पड़ेगा बहुत सारा, तो वो तो पूरा महल बनवा देगा, इतना पैसा उन लोगों के पास है। तो ये कोई मुद्दा मेरे हिसाब से देखो प्लीज़, ये 100,000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू किया, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं रुकेगा? ये क्या मुद्दा हो गया? मुद्दा अगर जवाब दीजिए आप बताइए मुझे, आप मुझे समझेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप बताइए। हमने जो 3 मेन मुद्दे के कारण हमने ये करेंसी चेंज करी है। 2000 का नोट में आप क्या पूछना चाह रही हैं मुझसे, आप ये बता दीजिए मुझे। मैं यही पूछना चाह रही हूँ उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आज हम आम पब्लिक के अंदर देखें जो निम्न वर्ग का, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनकी महीने की सैलरी 2000 रुपये होती है। मैडम मैंने आपको कि हर देश की अर्थव्यवस्था में छोटी मुद्रा बड़ी मुद्रा अपना अपना रोल प्ले करती है। तो 1000 का नोट बंद किया, अरे 1000 की जगह 700 का छाप रहे तो आपको बोलते क्या? 800 का नोट छापते बोलते क्या? 1000 का 2000 क्यों छाप दिया? तो गवर्नमेंट का काम है, छाप दिया। बहुत बढ़िया काम किया। दिनेश जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरी आप ये बताओ, इसमें कौन सा आतंकवाद रुकेगा और बढ़ जाएगा, या भ्रष्टाचार रुकेगा बढ़ जाए? आप ये बता दीजिए मुझे। नहीं बिल्कुल। आप मुझे लोकेश जी भाई साहब यूँ बताएं कि 1-2000 की नोट लेके आप कोई सामान लेने जाएंगे तो वो खुले कैसे देगा? अगर 200 रुपये का चाहिए, 300 रुपये का चाहिए या 800 रुपये का चाहिए, वो 1200 रुपये खुला कहाँ से देगा आपको? यूँ बताओ, सबसे बड़ी परेशानी आज जो देखो, बात अंधभक्तों की तरह मत करें। जो इशू है, आज मैं एक सुबह महिला मेरे घर पे आई, उसने बोला दिनेश मेरे पैसे जमा बैंक में कराने, तू मेरे साथ चलना। विडो महिला थी। मैंने कहा कितने पैसे भाई जी? कि यार हमारे पास 23,000 रुपया है। मैं क्यों खाता में जमा कराना पड़ेगा? कि हाँ तू चालेगा तो वही जाएगा। मैं क्यों नेतारी बटे नहीं चाले, बैंक में खातो होगा तो जमा होगा, नहीं तो कोई करे बटे कि नहीं तू चालेगा तो। मैं क्यों खातो है, खातो नहीं है। मैं क्यों चल वाह भाई जी ने फोन लेके गया। मैं तो वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा यार कि पेन नंबर होगा तो खाता खोलेंगे। अब उस बेचारी भाई जी 65 साल 70 साल की विडो महिला के कहाँ से पेन कार्ड बनवाएगी, वो कहाँ से खाता खुलवाएगी? उसके बाद में जमा होगा, उसके बाद में उसकी परेशानी और अलग, निकलवाने जाने की परेशानी। अकाउंट खोले गए हैं लोगों हाँ, के। 0 बैलेंस पे। हाँ, उसमें 50,000 से जब ज़्यादा जमा नहीं कर पा रहे हो आप। आज प्रैक्टिकल देखो, आप उन लोगों के ठेले वाले को देखो, कहाँ है उनके खाते? आज वो रेस्टोरेंट जो छोटे हैं उनके कहाँ खाते हैं? चाय वाले के कहाँ खाते हैं? कहाँ इन लोगों के खाते, पेन नंबर कहाँ है? कहाँ से ला करके ये जमा कराएंगे और कहाँ से देंगे? मतलब उनकी और डेली की मजदूरी 200 रुपये होती है, वो 180 रुपये खर्च कर देते हैं। झाड़ोल कोटला के जो लोग हैं, वहाँ कहाँ ATM लग रहा है, वहाँ कहाँ बैंक है, वो कहाँ से पेन कार्ड लेंगे, वो कहाँ से जमा कराने जाएंगे? सुदूर गांव से 20 किलोमीटर दूर से बैंक जाएंगे, पैसा निकलवाएंगे, वापस जाएंगे, पेन कार्ड बनाएंगे। आज ये नहीं लाया तू, आज ये नहीं लाई, ये लेके आ। कितनी परेशानियाँ हो रही है लोगों को, ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार कम करने के लिए नहीं किया है, ये
टोटल और टोटल अडानी जी और अंबानी जी को फायदा करने के लिए किया है। उनके हजारों करोड़ रुपए। आप यूपी चुनाव से पहले अचानक ये डिसीजन क्यों लिया आपने? किससे बात करी आपने? क्या आपके फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा आपने? क्या आरबीआई के अधिकारियों को पूछा? क्या सभी बैंकों में आपने पैसे जमा कराए थे? सभी एटीएम को चेंज कराया था? ये खाली एक फरमान कि देश का प्रधानमंत्री मैं हूँ, जापान में जाके आप कड़क चाय पिला दी, ठहाके लगा रहे हो, इंडिया में आके आप रो रहे हो। ये कौन से प्रधानमंत्री भाई? क्यों रो रहे हो? आपने इस 2.5 साल में देश, आपने कहा मैंने सब कुछ करने के लिए, देश हित के लिए घर बार छोड़ दिया। आपने घर बार छोड़ा तब आपको पता था आप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कर रहे थे उन टाइम में? नहीं छोड़ा था मेरे भाई साहब, देश हित के लिए, हाँ देश की सेवा के लिए कि मैं देश की नहीं छोड़ा था, देश की सेवा के लिए। क्या आपको पता था प्रधानमंत्री बनोगे और एक दिन आकर के 8:15 बजे कह दोगे रात को 12 बजे बाद 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे? क्या ये देश सेवा है? बताओ मुझे। क्या पाकिस्तान इतना अटैक कर रहा है, रोज टीवीओ पे आ रहा है, रोज देख रहे हैं हम, क्या ये देश सेवा है? क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, ये देश सेवा है? ये अर्थव्यवस्था तो मैडम जीडीपी घटेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी और भारी मंदी आएगी। जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत इससे परेशान होंगे, आप और हम लोग परेशान होंगे। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं, और लोगों की जो आय है वो कम हो जाएगी। लोग परेशान हो जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर काटेंगे। और लोकेश जी भाई साहब के साथ में जब भी काम पड़ेगा मैं भी जाऊंगा। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट आएगा इससे? देखिए, एक बार तो जो जितने भी सोर्स है वो बता रहे हैं कि एक बार तो ये गिरेगी निश्चित तौर पे, लेकिन अगर लिक्विडिटी सच में बढ़ती एकदम से, जो मार्केट में आती, कई सारे लोग छुपा के रखते हैं। जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पिछले 5-6 साल में 2 लाख रुपए इकट्ठे करके रखे हुए, अब उनको बैंक में जमा करवाना, अभी तक कभी जमा नहीं करवाया। और कई बार ऐसे कहते हैं कि मजाकिया तौर पे उसको रखा गया है कि काला धन महिलाओं के पास भी है, ऐसे मजाकिया तौर पे रखा गया है। तो वो निकल के आ रहा कहीं न कहीं, जो शायद मेरे ख्याल से, मुझे प्रॉपर आंकड़े पता नहीं है, लेकिन 3 लाख करोड़, शायद इतना 4 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ अभी तक खातों में चला गया है। और 31 दिसंबर तक जो पैसा खातों में जमा होगा, ठीक है, उसमें से लोग निकालेंगे, कुछ लोग वहीं पड़े रहने देंगे, कुछ लोग सोर्स, अच्छा, इस प्रोसेस के माध्यम से जिनके अकाउंट नहीं वो भी खुलवाएंगे, अब मजबूरी में खुलवाएंगे, चाहे उनको पैन कार्ड बनाना नहीं आता, लेकिन अब फंस गए, औंगली में सिर डाला, अब तो कूटना ही पड़ेगा। अब वो अकाउंट खुलवाएंगे, पैसा उसमें डालेंगे। जब लिक्विडिटी आती है मार्केट में तो निश्चित तौर पे वो धीरे धीरे वो पैसा वापस जब रोटेट होगा तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद वापस एकदम से जीडीपी बढ़ेगी, मेरा ऐसा अनुमान है। मैडम, आप अर्थशास्त्र से संबंध रखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? हाँ, अभी सर बता रहे थे कि 6 महीने तो डाउन जाएगा, नो डाउट ये डाउन जाएगा, है ना। उसके बाद देखने का विषय है कि अगर हम सही में इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं और ये चीज़ें प्रॉपरली फ्लो आउट हुई तो नो डाउट हम वापस एक नया कदम, एक नई सुबह, नया उजाले की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ ये समझने की चीज़ है हम लोगों के लिए कि अब 2000 नोट आने से हमारी एक्सपेंसेस कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज क्या होता था, मैं 500 रुपये लेके जाती थी, खर्च हो जाते थे, 1000 लेके जाती थी, 1000 रुपये खर्च हो जाते थे। अब जैसे बता रहे हैं सब लोग के, हम लोग यूज टू हो गए थे 500 1000 के, अब शायद 2000 के यूज टू हो जाएंगे हम, तो ये तो हम गर्त की तरफ जा रहे हैं ना। दूसरी चीज़, मैं लिक्विडिटी की बात कर रहे थे सर, तो मैडम अभी ऐसा ही हुआ है बैंकों के अंदर, लोगों ने 100 रुपये के नोट ले लेके जमा कर दिया है। आज लाइनें क्यों बंद हो गई है? क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं है। उस वजह से नहीं बंद हुई है कि लोगों को ज़रूरत नहीं है, असली वजह यह है कि बैंकों में पैसा ही नहीं है। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ पे पैसा ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी देखा ही नहीं ये चीज़, कहना ये स्थिति भी हो सकती है, उन्होंने सोचा 7 से 8 दिन तक ट्रांजैक्शन होगा, फिर वापस लोग जमा करवाने लग जाएंगे, लेकिन मुश्किल से लाखों में भी लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए होंगे, 100 के नोट। तो ये प्रॉब्लम्स तो होनी ही है।
रही आप बता रहे हैं प्रोडक्शन पे, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आएगा। जैसे मेरी बात हो रही है, जैसे अभी 2-4 लोगों से मेरा मिलना हुआ, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, उन लोगों से, तो वो यही कह रहे हैं कि हम दिल्ली में एक होलसेल मार्केट के गारमेंट्स के व्यापारी हैं, वो बता रहे थे कि मैं 500-700 लोगों को डेली सूट सप्लाई करता था, उनको मुझे देने होते थे 200-400 रुपये यूँ करके, अब 4 दिन से बिल्कुल बंद है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्केट ख़त्म होने वाला है। आप सही बता रहे हैं, जो उस आजकल क्या हो गया है, हर चीज़ में क्लास हो गई है। जैसे पहले क्या था, हायर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी, अब आजकल हायर मिडिल सोसाइटी, इस तरीके से एक लेवल बन गया है। तो यही है कि जो बेचारे छोटे लेवल पे व्यापारी वर्ग है, उनको तो बहुत नुकसान पहुंचेगा। सर, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, बहुत सारी बातें इसमें, जितनी बातें की जाए कम है। जैसा बताया था कि भाई आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ काम करना चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपस में कहना, आपस में मारपीट करना, गाली गलौज करना एक हद तक फैक्ट है, लेकिन वो सही नहीं है। अगर मैडम आपका कोई पास लेके या आपके साथ कोई मिसबिहेव करके कोई लड़का जा रहा हो, तो मुझे कानूनी तौर पे कोई अधिकार नहीं है कि उसकी पकड़ के मैं धुनाई करूं। तो इस लेवल तक तो ये छोटी मोटी बातें पब्लिक धुनाई कर देती है, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बातें करते हैं कि हमें पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, 2 रेपटे मार देना चाहिए, रोड पे चलने जैसा काम थोड़ी है क्या? अंडरस्टूड है यार, आप कैसी बातें करते हो यार, मेरे को समझ में नहीं आती यार। अरे कम से कम आप नहीं, प्लीज, रोज ही बोलते थे हम ये नहीं, हाँ किया है और करेंगे, लेकिन लेकिन सारी बातों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर्स है, इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है, उनको सबको ध्यान में रखना पड़ता है यार। ऐसे थोड़ी 2 घूसे मार के आ गए पाकिस्तान की, इसी की जिक्र आ गए आप और हम चलो चलते हैं। लेकिन सरकार जब बंदिश में है, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे, आप तो देश की बात छोड़ो यार, उन पर कितना इंटरनेशनल दबाव होता है। चलो आज और आप और हम चलते चला पाकिस्तान में घुस के मार गया तो मर गया तो डिफरेंट थिंग, लेकिन और आप और हम जाएंगे तो भी वो लीगल वे में सही नहीं होगा, हमें भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा मरेंगे तो नहीं। नोट बंद करने का, देखिए मेरी बात सुनिए, नोटबंदी का आतंकवाद से कितना सीधा सवाल है और कितना जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप ये क्यों कबूल नहीं करते हो यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। आप टीवी नहीं देखते, बोलते टीवी देखते, ये हमने टीवी पे देखा, वो टीवी पे देखा। कश्मीर में कितना आतंकवाद आपका रुक गया यार। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमसे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी टीवी चैनल से बिलोंग करती है, क्या कश्मीर में आतंकवाद नहीं रुका? मुझे ये बताइए, क्या माओवादियों का पैसा नहीं पकड़ा? आप मुझे बताइए, इनको सपोर्ट, मेरी बात इनको समझ में नहीं आएगी। अरे कहीं के लगाम तो हुई है ना यार, आप क्यों नहीं समझते हो कितना पैसा उनका बर्बाद हुआ? आप ये चीज़ क्यों नहीं करते हो? हाँ, पाकिस्तानियों का पैसा नष्ट हुआ है। ईमानदारी से जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसके परिणाम स्वरूप उस कांग्रेस उसकी फटी पड़ी है पाकिस्तान की, इसलिए वो डर के ना मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज नहीं, गलत देखिए, उस समय भी पूरे देश ने सराहा था, सर्जिकल स्ट्राइक को भी पूरे देश ने सराहा था, लेकिन आप जैसे लोग सबूत मांग रहे थे, मीडिया भी आपके पीछे पड़ गई। क्या बात करते हो आप यार, हैं? उस समय भी आप सबूत मांग रहे थे। अभी ये करेंसी का मामला हुआ तो भी आप रोड पे रहो। अरे विरोध करो तो ढंग से करो यार, कोई विरोध करने का तरीका होता है ये? समर्थन किया था कि ये सर्जिकल नहीं, मैं पहले ये चीज का जवाब दिया, मुझे ये चीज का जवाब दिया, आतंकवाद कम हुआ है नहीं, 2 शब्द में जवाब दिया, आतंकवाद कम हुआ है या नहीं, ये बताइए मुझे टिल डेट। नहीं, बिल्कुल हुआ है। आप बताइए, नहीं ये बताइए मुझे। भारत में आतंकवाद चालू हो गया, ये हो गया। मैं अपने सारे दर्शकों को, सबको यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल पब्लिक में जाना चाहिए। इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इसी तरीके से कहा, हम सब ने सब्र किया, हम सब ने वोट दिया, मैंने भी वोट दिया। मोदी जी ने कहा है कि 50 दिन मुझे दे के देखो, तो 50 दिन नहीं, हम 100 दिन दे के देते हैं। हम 1 अप्रैल तक देखते हैं। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन होनी चाहिए, आम आदमी की तरह नेता रह रहा है, हमारी महंगाई कम हुई है, हर इंसान को भोजन मिल रहा है, हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिल रही है। अगर ये मिलता है तो ये हम सबके लिए अच्छा है, चाहे कांग्रेस क्या हो, चाहे बीजेपी क्या हो, चाहे आम आदमी पार्टी क्या हो। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो अच्छी बात है। बस सिर्फ एक बात का, ये सब चीज़ें घटनाक्रम पिछले 10 दिन से एक संदेह पैदा कर रही है मन के अंदर, क्या कहीं ये भी 50 दिन भी एक जुमला बन के न रह जाए, जिस तरीके से 15 लाख जुमला बन के। फिर भी हमारी एक अच्छी विशेष है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से कि हम एक इसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, आसपास लोगों को सबको हेल्प करें। लेकिन अभी भी एक जस्ट रिक्वेस्ट है कि ही कह सकते हैं, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि हम अपना इंटेंशन साफ रखें। जब आप हमें अपना इंटेंशन साफ रखेंगे, सारी चीज़ें परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी।
देखिए मैडम, मैं आपके इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ, धीरे जी प्लीज़, है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के निर्माण में जुड़ी हुई एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसमें पहले आरोप लगते थे कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन उसका हकीकत में मुस्लिम से कोई विरोध नहीं था, राष्ट्रभक्ति से लेना देना था उसका। और अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी एक मुस्लिम शाखा भी शुरू की है, जिसमें मुस्लिम भी अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और अभी तो कुछ जैसे माउंट आबू में एक वो आश्रम है, उसमें भी परिवार को त्याग के राष्ट्र की भावना और लोगों को प्रेरित करने जैसे शिक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इससे मोदी जैसा एक नहीं, हजारों कार्यकर्ता ये तैयार कर रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता और भी संस्थाएं अभी जो परिवार को त्याग करके राष्ट्र की भावनाओं में लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो मोदी पर ये इस तरह का आक्षेप लगाना कि इसने परिवार छोड़ दिया, अरे आप सोचो यार, उसने परिवार छोड़ दिया कब से परिवार छोड़ा, उसकी डिटेल में जाइए आप। और राष्ट्र के प्रति लगातार काम करते रहना, ईमानदारी से काम करते रहना, और लोगों ने उनको चुन लिया है यार। कुछ आप लोग भी ऐसी टीम बनाओ जो उसमें कुछ त्याग करके राष्ट्र की भावना पैदा हो, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो। और हम लोग भी मिलके, जहाँ लोगों को तकलीफ है, जहाँ ना करनी चाहिए आपको, मैंने मना नहीं किया है। आपकी तानाशाही का एक उदाहरण देता हूँ, आप मुझे बता रहे हैं दिनेश जी आप राष्ट्रभक्त नहीं, आपके पार्टी की तानाशाही का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब देश आज़ाद हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्र कांग्रेस में 15 सदस्यीय कमेटी थी, और उस समय में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता था वही देश का प्रधानमंत्री होता था। उन 15 सदस्यीय समिति में से सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले थे, नहीं हो तो इतिहास पढ़ लेना, 13 वोट मिले थे। और महात्मा गांधी जी ने बोला था नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं और जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनाइए। उस प्रेशर में आके सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान आदमी को देखो आप, उन्हें सहज स्वीकार किया कि मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, आप नाराज मत होइए और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाइए। तो आप इतिहास पढ़िए, किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी को, किसी भी पार्टी को, त्याग की बात सुनो आप। 13 वोट थे, 13 वोट आप ये बातें करते हो, आदमी हमारी पार्टी के लिए 13 वोट। हाँ, तो मैं उस महान आदमी की बात करूं, उनसे सीखो कुछ। हमारी पार्टी का था तो हमारी पार्टी प्रजातंत्र कहाँ है आपकी पार्टी का? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आपका प्रजातंत्र कहाँ गया जिसको 13 लोगों ने चुना, उसकी बात आप लोगों ने नहीं मानी? कौन से प्रजातंत्र की बात करते हो आप? 13 लोगों ने उसको वोट दिया और आपने 1 सेकंड उसको हटा दिया। आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हो ये बता दो। अरे आपकी पार्टी में खुद आप इंटरनेशनल आप ऐसे हम उनके ऊपर वो यूं कहते हैं वारिस हमें। आप आंतरिक तौर पे अपनी पार्टी में लोकतंत्र और समरसता की बात नहीं कर सकते हो। देश में क्या लोकतंत्र लाओगे आप लोग यार? तानाशाही चाहिए आपको, गुलामी चाहिए आपको, पिछलगू चाहिए आप लोगों को, सिंपल। हाँ, बड़े 60 साल वही तो किया ना आप लोगों ने, किया मौका नहीं मिल रहा आपको, बाकी 100 साल भी करते हैं आप। लोगों ने कांग्रेस की पेंट का पजामा तो बना दिया, हाफ पेंट बना दिया, लोग चड्डी भी नहीं रहने देंगे अब। नीतियों पे सही करो काम यार, सही नीतियों पे काम करो आप। नीरज जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ कि जब कोई पुल बनता है तो हम लोग क्योंकि वो पुल हमारी सहूलियत के लिए बन रहा है, तो हम उस दरमियान लंबा रास्ता तय करने को भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें जहाँ 2 किलोमीटर जाना होता है वहाँ हम 2-4 किलोमीटर रास्ता तय करके अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि वो पुल बन रहा है हमारी सहूलियत के लिए। तो क्या मोदी जी ने जो 50 दिन हमारी ही सहूलियत के लिए मांगे हैं, क्या हमें वो देने नहीं चाहिए उन्हें? नहीं, ये हमारी सहूलियत के लिए नहीं मांगे हैं, ये देश की सहूलियत के लिए मांगे। ये भाजपा की सहूलियत के लिए 50 दिन मांगे हैं कि भाजपा अपना जितना ब्लैक मनी है वो सारा वाइट कर लेवे और आने वाले यूपी चुनाव में और देश के जो आम चुनाव आवे उनमें वो ब्लैक मनी लगा सके। मेरा सीधा सीधा आरोप है। दूसरा मैं बताऊं आपको, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में दंगे भड़कने की संभावना है। इस सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश नोटबंदी के कारण दंगा भड़कने की संभावना जताई जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप भी पढ़ें इसको। तो देश में ये हालत हो गए हैं, अब कहाँ पुल रहा और कहाँ उसके ऊपर गुजरने की बात रही। ये तो सीधा सीधा एक ही काम है, मेरे पैसे तो वाइट हो जाए, लोकेश जी पैसा आपके ब्लैक रहने दे। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देश में समानता क्यों नहीं ला रहे हो? हर आदमी के साथ में एक ही बात क्यों नहीं कर रहे हो?
2.5 लाख रुपए की बात करके लोगों को क्यों डरा रहे हो? भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? आज अगर किसी के पास 5 लाख है तो वो 2 खातों में जमा करा रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? क्यों आप 2.5 लाख की बात है? आप सीधे 2 खातों में जमा कर रहे हैं, आप सीधे फिर ब्लैक ही रहेगा, फिर वापस चोरी करने के लिए वो 2 फिर खातों में ब्लैक जमा रहेगा। कर रहे हैं। हाँ तो फिर ब्लैक ही रहेगा वो तो। सबक मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं नजर है हम लोगों की, आपने क्या करते हो? आपने नीतियां थोड़े ऐसी के थोड़ी। बनाई है, आपने नीतियां ऐसी बनाई, बाकी सीधा सीधा कहते हैं कि आपके पास जितना पैसा है बैंक में जमा कराओ। बैंक में वो आदमी जमा कराता, उसके बाद में सरकार ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता कि ये ब्लैक मनी है या वाइट मनी है या आपने किस तरीके से कमाई है, वो पूछते। विजिलेंस थी हमारे पास, फिर वो तय करते कि नहीं इस पे इतना % टैक्स लगा। आप देश में ये डिसीजन तो आपका पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले आपने लिया बेनामी संपत्ति पे और लाऊंगा। और जापान में जाकर क्यों कह रहे हो? इंडिया में कहो ना यार, आप विदेशों में भारतीयों को चोर साबित कर रहे हो। हम चोर हैं इंडिया वाले जो आप जापान में जाके ये बात कह रहे हो कि मैं और कुछ भी डिसीजन करूंगा नहीं करूंगा, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये क्या बात हो गई? अरे ये बात दिल्ली में ही कहते थे, इंडिया में कहते थे। अब जापानी भी सोचने लगे यार इंडिया में सब चोर ही रहते हैं। देखिए यार प्रधानमंत्री जी कह के गए कि मैं और करूंगा। तो ये इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं इस तरह की ये बातें गलत है। माननीय राजीव और गांधी जी ने आज ये से जो वर्षों पहले कह ये चुके जो थे कह रहे वो। हैं ये गलत है। वो तो खुद स्वीकार कर आम चुके थे। जनता के लिए उनके द्वारा जब- आम जनता के लिए आज कैसे कैश करेंसी प्रोवाइड हो सके इस पे ध्यान देना चाहिए। वो जो मोदी जी बार बार अभी भी जापान चले गए, अरे जापान की इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने और इतने बड़े डिसीजन का क्या इफेक्ट हो रहा है? मॉनिटरिंग तो करते शाम को बैठ के क्या देश में क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, कहाँ कहाँ कैश करेंसी कमी है। आप 56,000 बैंक शाखाएं कहाँ कहाँ पैसे पहुँचा पा रहे हो? झाड़ोल घोटाला के लोगों को क्या हो रहा है? ऐसे देश में कितने ग्रामीण एरिया हैं जहाँ से 25-25, 33 किलोमीटर दूर बैंकें हैं, कहाँ से पैन कार्ड लाएगा, कहाँ से जमा कराएगा? 31 दिसंबर दे दिया, ठीक है यूपी चुनाव है, आपने अपना वाइट कर दिया, बाकी सबको मरवाने का काम किया। अरे चुनाव जीतना यूं चुनाव जीतना, हाँ दूसरी पार्टियों को भाई सच्चाई है। हमने तो क्या नहीं किया, ये कबूल कर, हमने तो मर गए। अभी आपने क्या कहा? सच बोलना। मैडम ने क्या कहा? सच बोलना। तो सच बोलने का काम कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि मैं मेरी पार्टी का प्रवक्ता बन के यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं जनता का नुमाइंदा बन के 54,210 जिस जनता ने मुझे वोट दिए उनकी बात यहाँ कहने आया हूँ कि उनको जो समस्याएं हो रही है भाई साहब उनको कैसे दूर की जाए। हमारा जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे पर उन लोगों की समस्याओं को दूर कैसे करें, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर बात करने के लिए आए। मुकेश जी, आप लास्ट जाते हुए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक बीइंग ए टीचर उस सिचुएशन को जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पहला स्टंट नहीं है। ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे कई सारे स्टंट आते रहेंगे, समस्या आएगी। शायद और भी कुछ आपातकाल आए जो प्राकृतिक तौर पे हो, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ जाएंगे, लेकिन जनता को निश्चित तौर पे कुछ लोग, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मेरी वाइफ कहती है कि 100 के नोट अभी आप जमा के रखिए। तो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी इस उदयपुर न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से यही गुजारिश है कि उसको दबा के नहीं रखिए, मार्केट में मनी को फ्लक्चुएट करें, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों की भी मदद करें। जैसे मैं हॉस्पिटल में था अभी 2-3 दिन पहले, तो बेचारा लोग, कुछ लोग दुख देख रहे थे सच में, वो 500 रुपये बाहर नहीं ले रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ लोग ले रहे थे। तो मेरे को दया आ गई, मैंने 500 के मेरे पास थे तो मैंने कहा भाई यार ले भाई तू ले ले, इस 500 रुपये मैंने उसको दे दिए। तो ऐसे अच्छे सज्जन लोग भी हैं, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि प्रॉब्लम तो है सामने, लेकिन छोटी छोटी समस्याएँ जो हम देखते हैं उसको हम कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, बस यही कहना चाहूँगा। देखिए, चर्चा तो गंभीर विषय है, बहुत लंबे समय तक चलेगी। हम एक भारतीय समझदार नागरिक होने के नाते, और आप लोग भी जो इतने लिटरेट लोग हैं इसके बारे में बारीकी से जानते हैं, मैं भाई दिनेश जी की तरफ से भी, भाई मनोज जी की तरफ से, जयश्री मैडम की तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हाँ, जो चीज़ गलत है उसका पॉजिटिव वे में आप विरोध करें, और जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम ये पैसा क्या कर रहे हैं, 2.5 लाख से कम जमा कराएंगे, ज़्यादा कराएंगे, तो उसकी अपने स्तर पर पूरी जानकारी आप ले लें और उसके बाद में लोगों को आप बताएं कि वास्तव में तकलीफ ये है और ये अफवाह है, घबराओ मत, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ सही सही बातें लोगों को बताएंगे तो न तो कोई दंगे होंगे, न कोई गलत बातें होगी, और हमें मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी है, राष्ट्र निर्माण के लिए सबको मिलकर उठानी है। हम इस बात पे हमें किसी का कोई विरोध नहीं है। कुछ जगह विरोध होता है तो अपने सब ढंग से तरीके से करें, लोगों को परेशान नहीं करें, प्लीज़। थैंक यू।
हाँ, कल भी मैं न्यूज़ चैनल में देख रही थी, राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद के नाम पे एक राजनीति का मुद्दा बन गया है ना। ये कहाँ तक उचित है? क्यों हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं? तो इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। हमें अगर कोई एहसास नहीं करता है तो हमें उसे एहसास कराना चाहिए। हम सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं। कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, कर्मों से महान होता है। तो हमें ये सोचना है कि हम इस टाइप का कर्म करें कि हमारे कर्म से हम महान बने। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे सारे दर्शक, हम सब इन राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हुए हम कर्मों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमको वैसे ही मिलने वाला है। तो अपना अपना कर्म करिए, अपना अपना रोल समझ के सब लोग जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करिए। और देखते हैं, अगर मोदी जी ने सही इंटेंशन से ये सब चीज़ें कही हैं तो हम सब एक लेवल में होंगे। आज नेता लोग भी उसी गाड़ी में जाएंगे जिस तरीके से हम गाड़ी में जाएंगे, वो भी उसी तरीके से शादी करेंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। वो शायद हम प्लेन में नहीं घूमते हैं तो शायद वो भी प्लेन में नहीं घूमेंगे। तो ये कह के जय हिंद जय भारत करके समाप्त करना चाहती हूँ। मैं तो सभी दोस्तों से, उदयपुर शहर के वासियों से और जितने भी चित परिचित लोग हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए आप जिस प्रकार की मदद कर सके, चाहे पानी पिला सके, चाहे टेंट लगवा सके, चाहे कुर्सी लगवा सके, जो आज जो आदेश आया है सीनियर सिटीजन का उसमें भी किसी प्रकार की मदद कर सकें तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। और जनहित के जो भी काम है, कोई अगर बूढ़ी माँ है या बूढ़ी बाई है या आसपास पड़ोसी है, उनको अगर इसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत फाइनेंशियल मदद भी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। बाकी आगे आने वाला समय है, जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कतारें थककर भी खामोश है, ये नज़ारे बोल रहे हैं। नदी बहकर भी चुप है मगर किनारे बोल रहे हैं। ये कैसा जलजला आया है इन दिनों दुनिया में, झोंपड़ी मेरी खड़ी है और महल उनके डोल रहे हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? देश में भ्रष्टाचार, काला धन, इन सबसे उनसे समस्या से निजात मिलेगा या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये भविष्य की गर्त में छुपा है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाजत। नमस्कार।